Hello, students. Hope you all are staying safe and healthy with your family amidst this coronavirus pandemic. I also hope that you people are following proper guidelines issued by Punjab government, like wearing mask while stepping out, maintaining social distance, washing your hands regularly with soap or sanitizer, while coughing or sneezing, cover your nose and mouth, download Kova app. So students, follow these guidelines, take care and stay safe. So in today's lecture we will discuss about organization structure. Now, what is organization structure? An organization structure is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals of an organization. These activities can include rules, roles, and responsibilities. The organization structure also determines how information flows between levels within the company. अब हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की. तो ये अलग अलग पोस्ट होती हैं हर हायरार्की पे. ये जो पोस्ट हैं इनके बीच में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी, इनके रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको इंफॉर्मेशन देगा, ये सब डिसाइड करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. Types of organization structure. There are 3 types that are mentioned in your syllabus: line organization structure, functional organization structure, and line and staff organization structure. So we'll discuss these one by one. So first is line organization structure. So here I have listed basic features of line organization structure. Line organization structure is the oldest and simplest form of organization. सबसे पुराना है. In these organizations, superior exercises direct supervision over a subordinate. तो जो superior होता है, जो higher level पे होता है, उसकी वो directly supervise करता है अपने से lower level वाले person को, अपने से subordinate को. Authority flows from topmost person in the organization to the person in the lowest rank. ठीक है, right? तो authority topmost person के पास सबसे ज़्यादा है और lowest rank वाले के पास सबसे कम. This type of organization is also called military organization or scalar type of organization. It has vertical arrangement of hierarchy throughout an organization. Vertical होता है, इसीलिए इसको line organization structure कहते हैं. So ये examples हैं line organization structure की. types हैं pure line organization and departmental line organization. Pure line organization में क्या होता है कि पूरी organization ही इस तरीके से divided है कि एक person सबसे ऊपर है, उसके बाद उसके नीचे 1 by 1 लेवल्स में पीपल एग्जिस्ट, एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, पूरी कंपनी में एक ही है, उसके नीचे जितने फोरमैन हैं सब उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और फोरमैन को फर्दर वर्कर्स रिपोर्ट कर रहे हैं. तो ये पूरी डिपार्टमेंट के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसी तरीके से है. बट डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि द होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. जैसे अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर इन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं: स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग. सो अलग अलग सुपरिटेंडेंट हैं जो इन तीनों को देख रहे हैं. तो इन्होंने फर्दर सुपरिटेंडेंट वीविंग को ही एक्सपैंड किया है कि सुपरिटेंडेंट वीविंग के अंडर क्या आ रहे हैं, फोरमैन, और फोरमैन के नीचे वर्कर्स. सो लाइक दिस वी हैव डिवाइडेड इनटू द होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देना. तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एग्जिस्ट करता है. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? सो फर्स्ट इज इट इज सिंपल. सो इट इज सिंपलेस्ट एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑल्सो. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डिफाइंड होता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसमें ये प्रॉपरली डिफाइंड होता है. तो नेक्स्ट इज इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इसलिए अच्छे से हो जाती है बिकॉज ओनली सिंगल पर्सन इज कंट्रोलिंग, और उसको पता है उसने कैसे कोऑर्डिनेट करना है. देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज देयर. इफेक्टिव कम्युनिकेशन किनके बीच में है? बिटवीन द वर्कर्स हु आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर रिपोर्टिंग टू their the person at the higher authority. Then it is economical. So as we will discuss other organization structures, we will realize that line organization structure is most economical, क्योंकि यहाँ पर एक ही person superior है जिसको हमें सैलरी देनी पड़ती है. So this is considered to be most economical. Decisions are quick.
क्विक डिसीजंस कैसे हो जाते हैं? बिकॉज ओनली सिंगल पर्सन इज टेकिंग द डिसीजन. उसने फटाफट डिसाइड करना वेदर येस और नो. सो ही विल टेक द डिसीजंस क्विकली. देन यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर. यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? सिंगल बॉस ओवर ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है. सो दे आर रिपोर्टिंग टू ओनली वन पर्सन. सो यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड ओवर हेयर. Then effective control and supervision. So again there is effective control and supervision. Only one person is supervising all others at the lower rank. Then flexibility is there. Flexibility कैसे होती है? Because that person जो जिसने decision लिया है, अगर उसको किसी टाइम पे भी ये लगता है कि my decision is not correct, he is flexible enough to take that decision back and change that decision. These are the merits of line organization structure. Now let us see what are the demerits. So first demerit is overloading. Overloading का क्या मतलब है कि all the superiors who are supervising their juniors, they are overloaded. काम बहुत ज़्यादा रहता है उनके पास, तो बाकी रिसर्च वर्क के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता. देन लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इज देयर. लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि सिंस द डिपार्टमेंट इज बीइंग लुक्ड ओवर बाय ओनली वन पर्सन, तो ही इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन ऑल द फील्ड्स. सो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इज देयर. अगर एक फील्ड में अच्छा हो सकता है, दूसरे में ना अच्छा हो, तो इसलिए स्पेशलाइज्ड वर्क एग्जिस्ट नहीं करता. तो देन स्कोप फॉर फेवरेटिज्म इज देयर. फेवरेटिज्म क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन है हु इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल द अफेयर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज़ ईजी टू गेन हिज फेवरेटिज्म. उसकी चापलूसी करते हैं और उसके फेवरेट बन जाते हैं. ये थिंकिंग ईजीली इसमें आ जाती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. Then there is absence of horizontal relationship. इसका क्या मतलब है? Since the organization is divided into different departments, तो जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, उनके बीच में आपस में जो है कम्युनिकेशन कम रहती है. दे डू नॉट कंसल्ट ईच अदर, और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इस तरीके से रिड्यूस्ड रहती है. देन कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप रिजल्ट्स इन लैक ऑफ इनिशिएटिव. अब इसमें क्या है कि जो टॉप पे है, टॉप मैनेजमेंट है, उनके पास सिर्फ अथॉरिटी है, तो नो वन कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, ऑन हिज ओन. सो देयर इज लैक ऑफ इनिशिएटिव. कोई भी अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेता कि मैं आज ये काम करके देखता हूँ. सो देयर इज लैक ऑफ इनिशिएटिव. So some of these are violating the principles of management which we had studied earlier. तो उसमें भी एक प्रिंसिपल था कि इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कुछ करने के लिए, कुछ अपने आप से डिसाइड करने के लिए उत्साहित करना चाहिए. बट दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लैक्स दिस इनिशिएटिव. देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर रैंक्स बिकॉज टॉप फोर्सेस लीडरशिप ऑन टू सबॉर्डिनेट्स. So lack of communication from lower ranks to top level ranks, क्योंकि टॉप क्या करता है? वो सिर्फ लीडरशिप फोर्स करता है सबॉर्डिनेट्स पे. जो उसने रूल्स बना दिए उनको एक्सपेक्ट करता है कि सबॉर्डिनेट्स विल फॉलो देम. सो देयर इज वेरी लिटिल कम्युनिकेशन बिटवीन लोअर रैंक्स एंड हायर रैंक्स. नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं. In this, the organization is divided into a number of functional areas like production, marketing, finance, etc. These departments are divided according to their function. Each department is managed by functional expert in that area. All the persons in the organization dealing with particular function are put under the charge of that functional expert. जो ये अलग अलग फंक्शनल एरियाज डिफाइन हुए हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, परचेज एटसेट्रा, इनको कौन हेड करता है? स्पेशल पर्सन्स हु आर एक्सपर्ट इन दीज एरियाज, राइट? So all those persons who are dealing with this particular function, like all those persons who are dealing with production, they are put under production functional area, production department. So every functional area serves all other areas in the organization. जो एक एरिया है फंक्शनल एरिया, वो सबके लिए सबको सर्व करेगा. फॉर एग्जाम्पल द परचेज डिपार्टमेंट हैंडल्स परचेज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स. अब परचेज डिपार्टमेंट बनाया है उन्होंने, ये नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करना है, टूल्स परचेज करना है, उन्होंने सब डिपार्टमेंट्स के लिए परचेज करना है. उन्होंने जो इन्वेंट्री चाहिए वो भी परचेज करनी है, सब कुछ परचेज करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए.
Another example is like the personal manager. Personal manager, a human resource manager, will decide the issues related to salary, performance appraisal, promotions, transfer, etc. for every employees in the organization. So this is another example कि जो personal manager है वो सैलरी, परफॉर्मेंस, अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सब के बारे में सब एम्प्लॉयज, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सब के बारे में डिसीजन लेगा. ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में लेना है, बट सब डिपार्टमेंट्स के बारे में ही विल टेक द डिसीजन. सो एक ही डिपार्टमेंट के लोग सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे हैं. एवरी फंक्शनल एरिया सर्व्स ऑल अदर एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन. Thus an individual in an organization receives instructions from several heads. अब इससे क्या हो जाता है, जैसे पर्सनल मैनेजर ने सपोज किसी की ट्रांसफर करनी है या किसी को पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय पर्सनल मैनेजर. अब सपोज वो पर्सन एक्चुअली ही इज इन सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हु इज टेकिंग द डिसीजन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड नहीं डिसीजन ले रहा, पर्सनल मैनेजर जो कि HR डिवीजन का हेड है वो डिसाइड कर रहा है कि इसको ट्रेनिंग की जरूरत है. सो ही इज रिसीविंग, द पर्सन इन द परचेज डिपार्टमेंट और द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड द हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट ऑल्सो, दैट इज पर्सनल मैनेजर. सो ही इज रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सेवरल functional heads. That means unity of command is not there. The functional expert exercises functional authority over subordinates in other departments. So we have seen here, जो भी head है वो क्या करता है, उसके पास अपने फंक्शन की अथॉरिटी है किनके ऊपर? दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट्स के ऊपर भी. तो यहाँ पर हमने देख ही लिया कि जो पर्सनल मैनेजर है वो सिर्फ HR मैनेजर, अपने HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के ऊपर रूल नहीं करता है, बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज के ऊपर भी रूल करता है. उनकी सैलरी भी डिसाइड करता है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में सोचता है, उनकी प्रमोशन के बारे में सोचता है, एंड सो ऑन. नो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का व्यू कुछ इस तरीके से रहता है. अब यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज एट द टॉप, अलग अलग हमारे पास मैनेजर्स हैं, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. अब इनके नीचे हैं प्लांट सुपरिटेंडेंट, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, चीफ इंजीनियर. तो यहाँ पर लाइन से इट इज क्लियर कि प्लांट सुपरिटेंडेंट इज रिपोर्टिंग टू फाइनेंस मैनेजर ऑल्सो, प्रोडक्शन मैनेजर ऑल्सो, पर्सनल मैनेजर ऑल्सो एंड मार्केटिंग मैनेजर ऑल्सो. सो ये प्लांट सुपरिटेंडेंट सबको रिपोर्ट कर रहा है. सिमिलरली चीफ इंजीनियर भी इन सबके नीचे है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भी इन सबके नीचे है. Then foreman, forge shop, he is also reporting to chief engineer also, plant superintendent also, and quality control inspector also. Foreman welding shop is also reporting to all of them. Foreman paint shop is also reporting to all of them. So unity of command does not exist. What are the merits? Merits are specialization exists. अब क्योंकि हमने जो heads बनाए हैं, they are specialized in their fields, so decisions will be very good. एंड स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट. अब उससे क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि वो क्या करेंगे कि अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कैसे वेस्टेज रिड्यूस होनी है. जैसे सपोज वी टॉक ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उसको कौन हेड कर रहा है? अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्शन. तो वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करेगा कि हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, हाउ वेस्टेज कैन बी कंट्रोल्ड. तो एफिशिएंसी इंप्रूव होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाता है. सो देयर इज स्कोप फॉर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो, बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड टू गो फॉर ट्रेनिंग, और अलग अलग चीजें सीखते हैं वो अपने स्पेशलाइज्ड हेड से. सो देयर इज रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स. टॉप एग्जीक्यूटिव्स को रिलीफ कैसे मिल जाती है? बिकॉज दे डू नॉट फील ओवरलोडेड. देयर आर स्पेशलाइज्ड पर्सन्स लुकिंग आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स. सो टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो हैं दे आर रिलीव्ड एंड दे फील कि उनके ऊपर दे आर नॉट ओवरबर्डन्ड. देन इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस इज अचीव्ड. सो दिस आई हैव ऑलरेडी टॉक, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होती है, एफिशिएंसी होती है, तो वेस्टेज इज रिड्यूस्ड. तो जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपना बेस्ट देते हैं. बेटर सुपरविजन, क्योंकि बेटर सुपरविजन इसलिए है क्योंकि स्पेशलाइज्ड पर्सन इज लुकिंग आफ्टर देयर वर्क. एंड देन देयर इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल. डेमोक्रेटिक कंट्रोल कैसे है? क्योंकि सब आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि ये जो है इसको ये डिसीजन लेते हैं कि हमने इस अपनी एफिशिएंसी को कितना ऊपर लेके जाना है, कौन से मेथड्स अडॉप्ट करने हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके और अल्टीमेटली कंपनी को फायदा हो सके.
व्हाट आर द डीमेरिट्स? कंफ्लिक्ट इन अथॉरिटी में लीड टू इनडिसिप्लिन। कंफ्लिक्ट कैसे हो जाता है अथॉरिटी में? कंफ्लिक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, दे मे टेल दैट दिस डिसीजन इज टोटली करेक्ट, वाइल अदर्स में से अदर डिपार्टमेंट हेड्स में से कि दिस डिसीजन इज नॉट करेक्ट। जैसे सपोज किसी ने अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई डिसीजन लिया है, तो वो दूसरा डिपार्टमेंट वाला कह सकता है कि दिस डिसीजन इज नॉट टोटली करेक्ट। So there may be conflicts. Lack of coordination among specialists of same rank. This is related to the first point कि आपस में coordination नहीं होती। जो स्पेशलिस्ट हैं सेम रैंक के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो स्पेशलिस्ट हैं उनमें coordination नहीं होती। Difficulty in fixing the responsibility. Why there is difficulty? Because जो specialists हैं they are taking decisions related to their field only. So they can take decisions related to their field very nicely, but other fields can suffer. So if some problem occurs, they will say, I am not from this field. So it is difficult to fix responsibility. Delay in taking the decisions. Delay इसलिए हो जाता है क्योंकि conflicts जो occur करते हैं उनकी वजह से delay हो जाता है. There is no unity of command. Unity of command नहीं है, this we have already seen. Then there are this system is expensive because specialists जो हमने involve किए हैं, they will take more salary. Then group rivalries can be there. Group rivalries कैसे हो सकती हैं? क्योंकि there can be groups can be formed कि हम इस specialized person को खुश कर लेंगे, because unity of command is not there. They are reporting to number of people. So group rivalries can take place कि एक head को हम अगर खुश कर लेते हैं तो ग्रुप्स कैन बी देयर, बिकॉज मतलब जो अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग हेड्स हैं उनको लाइक करने वाले अलग अलग लोग होंगे और दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू ग्रुप राइवलरीज। सो अलग अलग यूनिटी ऑफ कमांड ना होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एक प्रिंसिपल वायलेट हुआ तो वी हैव डिले इन टेकिंग द डिसीजंस, वी कैन नॉट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड देयर इज कंफ्लिक्ट ऑल्सो। ये सारे किससे रिजल्ट हो रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड एंड दिस ग्रुप राइवलरी इज ऑल्सो occurring because of that only. Next we have a combination of these two, line and staff organization structure. अब line and staff organization structure में क्या होता है? हम line organization structure और functional organization structure इन दोनों का के best parts ले लेते हैं, ठीक है? So let us study the features. The line organization concentrates too much on control, whereas functional system divides the control too much. Line organization कैसे concentrate करता है? How does it concentrate the control? Because the control lies in the hands of single person. उसी के पास सारे डिसीजन लेने की पावर है। और फंक्शनल सिस्टम में क्या होता है कि हेड्स इतने ज्यादा हो जाते हैं और कंट्रोल डिवाइड हो जाता है। सो देयर वाज अ नीड फॉर अ सिस्टम दैट विल इंश्योर अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द टू. The need has been fulfilled by line and staff organization structure. The line officers, अब इसमें क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है कि there are line officers also and there are staff officers also. हर डिपार्टमेंट में the line officers are assisted by staff officers that help them in carrying on the task in an efficient manner. Staff's role is advisory in nature. तो हर डिपार्टमेंट में लाइन ऑफिसर्स भी होंगे, मतलब नॉर्मल हेड्स भी होंगे, और उनके साथ उनको असिस्ट कर रहे होंगे स्पेशलिस्ट पर्सन्स जिनको हम स्टाफ ऑफिसर्स कहते हैं। वो क्या हेल्प करेंगे उनकी? वो हेल्प करेंगे ताकि जो उनका डिपार्टमेंट है वो एफिशिएंट तरीके से काम करे। तो स्टाफ का रोल सिर्फ एडवाइजरी है, दे कैन नॉट टेक डिसीजंस. लाइन ऑफिसर्स एक्ट एज डिसीजन मेकर एंड स्टाफ पर्सनल एक्ट्स एज एडवाइजर ओनली. सो क्या मतलब है? दो पर्सन्स हैं, हेड हैं, लेकिन लाइन ऑफिसर्स आर डिसीजन मेकर्स, उन्होंने फाइनल डिसीजन लेना है, और स्टाफ पर्सनल एक्ट्स ओनली एज एडवाइजर, वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं. इट इज अप टू लाइन ऑफिसर कि उसकी एडवाइस माननी है कि नहीं माननी है. सो दिस इज द व्यू ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो वी कैन सी हियर president is at the top, the staff authority is indicated by dotted line. तो स्टाफ अथॉरिटी ये क्या है कि प्रेसिडेंट के साथ एसोसिएटेड दो पर्सन्स और हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट. इसी तरीके से देयर आर वाइस प्रेसिडेंट्स, 3 वाइस प्रेसिडेंट्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड सेल्स.
और इनको साथ में कौन असिस्ट कर रहे हैं एज स्पेशलिस्ट पर्संस? डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस. सो ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, या डायरेक्टर ऑफ रिसर्च और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस हैं, they only act as specialist person. They can only advise the persons whom they are assisting, but they are not the ultimate decision making authority. अब इसके फायदे क्या क्या हैं कि हम स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, डिसीजंस आर बेटर क्योंकि स्टाफ हमारे साथ लग गया है. स्टाफ ऑफिसर जो हमारे साथ है दे आर स्पेशलाइज्ड पर्सन, सो स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, डिसीजंस बेटर हो जाते हैं, efficiency is high as wastage is reduced. So you can see कि हम फायदे वाली चीज़ें इसकी रिटेन कर रहे हैं. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की फायदे वाली चीज़ें हमने रिटेन कर ली हैं कि हमने स्पेशलाइज्ड पर्सन भी हमारे पास आ गए हैं. डिसीजंस आर ऑल्सो बेटर, एफिशिएंसी इज ऑल्सो हाई, लेसर बर्डन ऑन लाइन ऑफिसर्स. ये ओवरलोडिंग का एक डीमेरिट था लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर ये हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है बिकॉज लाइन ऑफिसर्स को अकेले डिसीजन नहीं लेना, उनको हेल्प करने के लिए स्टाफ ऑफिसर्स आर देयर. यूनिटी ऑफ कमांड इज अचीव्ड क्योंकि सारे डिसीजंस लाइन ऑफिसर्स ले रहा है. डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि सारा कंट्रोल एक पर्सन के पास है. एंड देन इनडायरेक्टली दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर लाइन ऑफिसर. ये ट्रेनिंग कैसे हो जाती है लाइन ऑफिसर की? क्योंकि स्टाफ ऑफिसर से वो काफी कुछ उसको सीखने के लिए मिल जाता है. अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? कंफ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, दोनों आपस में लड़ सकते हैं. लाइन ऑफिसर्स कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू स्टाफ ऑफिसर्स एंड एट टाइम इवन इग्नोर देयर एडवाइस. अब वो क्या सोचते हैं लाइन ऑफिसर्स कि वी आर सुपीरियर टू स्टाफ ऑफिसर्स, इन्होंने सिर्फ हमें एडवाइस देनी है, हमने अल्टीमेटली डिसीजन लेना है. तो ये सोच के दे कैन ऑल्सो इग्नोर देयर एडवाइस. As the staff specialists are not accountable for results, they may not perform their duties well. तो क्योंकि जो रिजल्ट की जो सारी जिम्मेदारी है that is on line officer, so staff specialists are not accountable for results, so they may not perform their duty well. उनको रिजल्ट के टाइम पे नहीं जिम्मेवार ठहराया जाता. किसको ठहराया जाता है? लाइन स्पेशलिस्ट को, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट decision making authority. This system turns out to be quite expensive, so it is not suitable for small organizations. Expensive क्यों जाता है? क्योंकि हर जगह हमें दो पर्सन्स रखने पड़ते हैं, हर डिपार्टमेंट में या जैसे भी तुम डिसाइड करो, दो पर्सन्स रखने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पर्सन्स रखने पड़ते हैं एज स्पेशलिस्ट. This is more reliance. Sometimes we start relying more on staff. तो हर डिसीजन के लिए समटाइम्स वी स्टार्ट रिलाइंग मोर ऑन स्टाफ ऑफिसर्स. तो उस केस में लाइन ऑफिसर जो है वो स्टाफ ऑफिसर की अननेसेसरीली वेट कर सकता है कि ही विल टेक द डिसीजन, देन ओनली आई विल टेक द डिसीजन. सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. Now this is a brief comparison of the three organization structures. So you can see first point is simplicity. Line organization is very simple, functional organization is complicated, and line and staff organization is simple. Means it lies between line organization and functional organization. Then workload on managers. Line organization में ये सबसे ज़्यादा है, line and staff organization में moderate है, और functional organization में it is uneven, not divided properly. Suitability. Line organization is suitable for all types of enterprises. Line and staff organization for medium-sized enterprises, and functional organization is suitable for large enterprises. क्योंकि functional organization काफ़ी expensive होती है, तो छोटी organizations इसको afford नहीं कर पाती हैं. Then economy line organization is highly economical, line and staff moderately, और functional organization not economical. इसमें काफ़ी salary specialist persons को हमें देनी पड़ती है, so it is not economical. Unity of command is strictly observed in line organization, or unity of command in case of staff officers is not followed, and the principle is violated in functional organization. Line and staff में क्या होता है? होते तो दो persons हैं, but ultimately line officer is taking the decision. स्टाफ ऑफिसर को अगर हम कंसिडर करें तो हम कहेंगे कि दिस प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, बट क्योंकि डिसीजन सारे लाइन ऑफिसर लेता है, इसलिए हम कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड. Specialization is low in case of line organization, it is medium in case of line and staff organization, and it is high in case of
functional organization. So this was brief comparison of the three organization structures. So that is all for today. Thank you so much. In case of any queries, you can contact me.